प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको गुप्त काल के विषय में बताया था। आज हम बताएंगे आपको वर्धन वंश। वर्धन वंश वर्धन वंश गुप्त काल का पतन के बाद वर्धन साम्राज्य का उदय होता है। और यह वर्धन, जो हर्षवर्धन के नाम से आप जानते हैं, यह थानेश्वर का राजा हुआ करता था। थानेश्वर आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज के जिले में पड़ता है और इसका शासनकाल करीब 590 से लेकर के 606 ईस्वी तक माना जाता है। उस समय थानेश्वर का जो शासक हुआ करता था वो प्रभाकर वर्धन हुआ करता। प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन का क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन का पिता हुआ करता था और प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद उसका भाई राज्यवर्धन, हर्षवर्धन का भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है थानेश्वर की। और उसी दौरान उसके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं। ग्रह वर्मा जो था हर्षवर्धन का बहनोई था और ये शशांक और एक मालवा का शासक, ये दोनों ने मिल करके ग्रह वर्मा के ऊपर अटैक कर दिया। कन्नौज का शासक हुआ करता था ग्रह वर्मा, और उस पर अटैक कर दिया ग्रह वर्मा, जो हर्षवर्धन का बहनोई था, और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे हालात में राज्यवर्धन और उसके क्या नाम से जो बहनोई था ग्रह वर्मा, दोनों की हत्या हो जाने के बाद हर्षवर्धन के सामने एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी स्थिति में थानेश्वर और कन्नौज दोनों जगह के शासन व्यवस्था को संभालना एक चुनौती भरा कार्य था। और उस समय हर्षवर्धन की उम्र करीब 16 वर्ष थी। हर्षवर्धन की उम्र 16 वर्ष थी। ऐसे हालात में उस समय हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसे बाणभट्ट का नाम से आप जानते हैं। और बाणभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था हर्षचरित। क्योंकि हर्षवर्धन भी बहुत प्रकांड विद्वान था, वो भी पुस्तकें लिखता था, विद्वानों को बहुत आदर करता था, सारी चीजें थी। और ऐसा हर्षचरित से पता चलता है कि उसने अपने बहनोई और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक पर आक्रमण करता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का उल्लेख है कि शशांक की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो गई और उसके क्षेत्र को, शशांक के जो क्षेत्र थे, उसको अपने में मिला लेता है। गौड़ का वो शासक था शशांक। इसके बाद वल्लभी पर आक्रमण करता है। ध्रुवसेन द्वितीय वहां का शासक हुआ करता था। इसके ऊपर भी हर्षवर्धन अटैक करता है और इसको भी अपने राज्य में विजित करके मिला लेता है। और ध्रुवसेन से संधि हो जाती है, अधीनता उसकी स्वीकार कर लेता है और हर्षवर्धन स्वयं अपने बेटी का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर देता है। और जब ध्रुवसेन द्वितीय के साथ शादी कर देता है तो पुनः उस साम्राज्य को उसको वापस दे देता है और फिर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पंच प्रदेश आते। ये पंच प्रदेश क्या थे? हर्षवर्धन एक चीनी यात्री था, उसी समय हर्षवर्धन के काल में आया था। क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग किसके काल में आया था? तो चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और उसने लगातार 5 वर्षों तक युद्ध किया और 5 प्रदेशों को विजित किया। इसलिए कहा जाता है कि पंच प्रदेश पर विजय प्राप्त करना। और उत्तरी भारत की अन्य विजय, इसके अतिरिक्त हर्ष ने उत्तर भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त की। और इस तरह से उसने अपने कश्मीर, सिंध से लेकर के नेपाल के सारे क्षेत्रों को उसने अपने साम्राज्य में मिलाया विजित करके।
फिर आगे बढ़ पाओ पुलकेशिन तीर, दक्षिण भारत, नर्मदा ये विंध्याचल के विंध्य पर्वत श्रेणियों के जब दक्षिण में बढ़ते हैं हम, तो नर्मदा क्षेत्र में एक दक्षिण भारत का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करता था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने भी हर्षवर्धन के साथ युद्ध होता है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और जब हर्षवर्धन को पराजित कर देता है तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि दोनों में घमासान युद्ध होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन युद्ध की तिथि के बारे में दोनों में एक मतता नहीं है। इसके अलावा दक्षिण भारत पर विजय, पुलकेशिन द्वितीय के बाद उसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा, और जिसने कुंतल, कांची आदि प्रदेशों को, केरल तक, और वहां पर एक मयूरी नामक कवि था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के दरबार में, चूंकि बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, एक मयूर नामक कवि, दो कवि इसके प्रसिद्ध रूप से थे, ये जो इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राजा महाराजा लोग प्राचीन काल में अपने दरबार में कवियों को रखते थे, उनका वो मनोरंजन करते थे। आज भी हमारी संसद में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है, जो 12 नामित सदस्यों को राज्यसभा का सांसद बनाते हैं, उसमें कला, साहित्य, विज्ञान, इस तरह के क्षेत्र में जो लोग पारंगत होते हैं उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है, जिन्हें सांसद कहा जाता है। ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में राजाओं में ही इस तरह का था कि साहित्य का ज्ञाता हो, कवि हो, कला के क्षेत्र में, ऐसा नहीं। उसी तर्ज पर आज हमारे भारतीय संसद में भी 12 लोगों को राष्ट्रपति को सांसद चुनने, राज्यसभा का सदस्य चुनने का अधिकार है, और वह उनको नियुक्त करता है। और वह कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जो पारंगत होते हैं उनको उस तरह की ख्याति प्राप्त होती है, और ऐसे लोगों को नियुक्त करता है। एक तरह से राजसी वैभव ही होता है। उसी प्रकार से राजाओं के दरबार में भी ये सब हुआ करते थे। इसके बाद हर्ष के चरित्र का मूल्यांकन, हर्ष कैसा व्यक्ति था, उसका कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जो क्या नाम से पता किया जाता है। तो पहला बात थी कि धर्म। हर्ष एक धर्मप्रिय व्यक्ति था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था, और हेनसांग के संपर्क में आने में उसको पता चलता है कि उसका झुकाव ज्यादा करके बौद्ध धर्म की तरफ था। हर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसके अलावा भी अन्य धर्मों का भी वो सम्मान करता था। अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी वह सम्मानजनक व्यवहार करता था। ऐसा नहीं कि अन्य धर्मों के साथ किसी प्रकार का द्वेष या घृणा की भाव रखता था। पशुवध, मांस भक्षण के विरुद्ध था। ये सारी चीजें मिलती हैं उसके समय में कि वो मांस इत्यादि के विरुद्ध था, कोई मांस नहीं खाता था, किसी पशु की हत्या नहीं की जाती थी उसके शासनकाल में। और उसकी आस्था को प्रकट करती तमाम उसने अपने शासनकाल में बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार इत्यादि में उसकी क्या नाम से जो रुचि थी, उसको ये हेनसांग के अपनी कृतियों में दर्शाता है कि ऐसा वह ज्यादा करके उसका झुकाव किस धर्म की तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ। ऐसे ही हर्ष की धार्मिक मान्यता को प्रमाणित करने वाली 2 ऐतिहासिक घटनाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास में। पहली घटना उसकी है कन्नौज की परिषद, और दूसरी घटना है प्रयाग की धार्मिक सभा। कन्नौज की परिषद जो हुआ करती थी, वहां पर वो अपनी एक सभा आयोजित करता था, और उसमें सभी धर्मावलंबियों के साथ वो विचार विमर्श करता था। किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाता था कि नहीं आप बौद्ध धर्म को ही मानो, आपकी जो भी धर्म मानने की इच्छा हो मानो, और सभी धर्मों का समान आदर करता था। प्रयाग की धार्मिक प्रथा का मतलब क्या था, धार्मिक सभा का। आपने पीछे की कक्षाओं में, शायद 8 की कक्षा में, कक्षा 8 में हमने संस्कृत में परिचयिका जो हुआ करती थी, उसमें हर्षवर्धन के प्रयाग प्रशस्त के विषय में लिखा गया है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष प्रयाग जाता था और एक विशिष्ट प्रकार की वहां यज्ञ करवाता था।
और अपने साथ अपार धन संपत्ति लेकर के जाता था और मुक्त हस्त जो है वहां पर दान करता था, वहां पर मुक्त हस्त दान करता था और दान करके पुनः फिर वापस लौटता था, फिर अगले 5 वर्ष के लिए बाद जाता था। इस तरह के उसकी धार्मिक सभा का पता चलता। वहां धर्म संसद बैठाता था और धार्मिक सभा का आयोजन करता था प्रयाग में। ऐसे ही साहित्यिक प्रगति, मैंने आपसे बताया था कि हर्ष के काल में बाणभट्ट और मयूर जैसे 2 प्रकांड विद्वान हुआ करते थे और जो उसकी शोभा, उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और स्वयं हर्ष उच्च कोटि का लेखक और विद्वान, हर्ष खुद जो है उच्च कोटि का लेखक और विद्वान होते हुए भी वह विद्वानों का आश्रयदाता था और कुछ धन अपने राज्य का जो होता था विद्वानों के ऊपर, मतलब लेख पर खर्च करता था। इस तरह की चीजें मिलती हैं। ह्वेनसांग के भारत का वृत्तांत के विषय में कुछ बातें लिखता है। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे आपकी परीक्षाएं हो, चाहे आपके जो क्या नाम से टेट सुपर टेट की परीक्षाएं हो, इन सब में आपको जो है मिलेगा कि नीति का पंडित ह्वेनसांग को कहा जाता था या यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता था। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही उसने, उसकी ह्वेनसांग की एक पुस्तक है सी यू की, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि सी यू की किसकी रचना दे सकता है क्वेश्चन, तो ह्वेनसांग ने लिखा था इसको। ऐसे ही उसके बहुत से समाचारों का मूल कोश कहा जाता है भारत के इतिहास के विषय में जो उसने लिखा था। इसके अलावा राजनीतिक दशा कैसी थी हर्षवर्धन काल की, हर्षवर्धन के काल की राजनीतिक दशा के विषय में जब वो लिखता है तो हर्ष बहुत ही उदार सिद्धांतों पर आधारित था। वह शासन तंत्र को जनहित की कामना से संचालित करता था, जनता के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बना करके शासन नहीं करता था। शासन वह इस तरह से करता था जिसमें जनता का कल्याण निहित हो, वरना एक तानाशाह की तरह से कभी वो शासन नहीं करता था। और क्या करता था? हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। मैंने बताया कि प्रयाग में जाता था, हर 5वें वर्ष जो है मुक्त हस्त दान करता था, मुक्त कंठ दान करके वहां से आता था। और उसके दिन, एक दिन का जो समय था 3 भागों में बटा होता था। वह अपने दिन का जो भाग होता था, वह पहला जो भाग होता था सुबह से लेकर के, वह जनता के मामलों की सुनवाई करता था, जनता की जो भी समस्याएं हुआ करती थी उसकी सुनवाई करता था। और शेष 2 भाग में वो धार्मिक कृत्यों में व्यस्त रहता था। इससे पता चलता है वो कितना धार्मिक था। और टैक्स कैसे वसूलता था? क्योंकि उस समय कृषि ही अर्थव्यवस्था की साधन थी और कृषि का 1/6 भाग जो है कर के रूप में लेता था। और ह्वेनसांग कन्नौज को एक भव्य नगर के रूप में स्थापित किया था और जिसमें उसके पास 60,000 हाथी और 1 लाख के करीब घुड़सवार के सैनिक हुआ करते थे। ये सारी व्यवस्था उसकी हर्षवर्धन की थी, जो सैनिक व्यवस्थाएं थी। आर्थिक स्थिति, यद्यपि आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश था, चाहे वो मौर्य काल की बातें रही हों, चाहे गुप्त काल की रही हों, हर्षवर्धन के काल में भी जो कृषि पर ही अर्थव्यवस्था आधारित थी। इसके अलावा विदेशों से भी व्यापार हुआ करते थे हर्षवर्धन के काल में, जिसमें जड़ी बूटियों से लेकर गर्म मसाले, कपड़े, अन्य वस्तुएं निर्यात की जाती थी भारत से। और कुछ वस्तुएं विदेशों से हमारे यहाँ आयात होती थी, जैसे हाथी के दांत और घोड़े, धूप, हीरा इत्यादि वस्तुएं जो बाहर से मंगाई जाती थी। इस तरह से इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन के समय में देश विदेश से आयात और निर्यात उस समय भी हुआ करते थे, व्यापार हुआ करते थे। धार्मिक स्थितियों के विषय में क्या पता चलता है? क्योंकि उसकी धार्मिक स्थितियां कैसी थी हर्षवर्धन की, ह्वेनसांग ने लिखा है। क्या लिखा है इसने अपने? कुछ लोग तो मोरपुंछ धारण करते थे, कुछ लोग मुंडमाल आपको अपने अलंकृत करते थे,
कुछ लोग बिल्कुल नग्न रहते थे। मंच धार्मिक प्रवृत्तियों के लोग, जैसे आज हमारे श्वेतांबर, दिगंबर, वैष्णव धर्म के मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले, इस तरह के लोग थे। उस तरह से भी कई संप्रदायों को मानने वाले हर्षवर्धन के काल में भी लोग थे। ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन उन सभी को समान दृष्टि से देखता था, सबको समान आदर देता था, सभी धर्मावलंबियों के साथ समान व्यवहार करता था। इसके अलावा यहाँ की सामाजिक स्थितियां कैसी थी हर्षवर्धन के काल में? हर्षवर्धन की सामाजिक स्थितियों को जब पता चलता, पीछे आप वर्ण व्यवस्था के विषय में पढ़ते आए हैं, लेकिन हर्ष के काल में वर्ण व्यवस्था की जगह पर जाति का पता चलने लगा कि नहीं, समाज जातियों में बटा था। पहले तो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर देखते थे, लेकिन जब आप वर्धन साम्राज्य में आते हैं तो उस समय समाज जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। परंपरागत जाति में 4 वर्ग विभेद, जातियों में भिन्नता थी। हेनसांग ब्राह्मणों की अत्यंत प्रशंसा की, ऐसा नहीं, बेशक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसके शासन काल में भी ब्राह्मणों को क्या था, उचित सम्मान दिया जाता था। ऐसे नहीं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज जो चल रही है, ये आज की देन नहीं, ये वैदिक युग से चली आ रही, जिसको आज हम क्या करते हैं, आज भी उसको हम मानते। ऐसे ही वह शुद्ध आचरण करता था। क्षत्रियों की भी खूब प्रशंसा उसने की है। और जो ये वैश्य हुआ करते थे, व्यापारी वर्ग के लोग, इनको भी वह उचित सम्मान देता था। ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव करता था। इसका मतलब कि वह बहुत ही लोकप्रिय और न्यायिक राजा था। और वह सादा भोजन करता था। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों को प्रोत्साहन नहीं देता था। कोई उच्च वर्ण की लड़की निम्न वर्ण के लड़के से, या निम्न वर्ण की लड़की उच्च वर्ण के लड़के से शादी नहीं कर सकती थी। इन सब मामलों में निषेध था। और समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा के विषय में मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया है। सती प्रथा, ये सती प्रथा जो है प्राचीन काल में हमारे देश में पति के मरने के बाद पत्नी को भी चिता में जल मरने की प्रथा थी। और यह प्रथा हर्षवर्धन के काल में दिखाई देती कि जब कोई पति मर जाता था किसी स्त्री का, तो उसको इस तरह से महिमा मंडित किया जाता था कि अब तुम्हें इस संसार में जीने का अधिकार नहीं है, और तुम अब इस संसार से क्या करो, अपने पति के साथ उसकी चिता में जल मरो और तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रहोगी, इस समाज में रहोगी, तो तुम्हें तमाम ताने उलाहने सहने पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति को सोच करके पत्नी भी चिता में पतियों के साथ क्या करती, जल मरती। इस तरह का भी उल्लेख मिलता है। सादा वस्त्र पहनता था। प्याज, लहसुन इत्यादि का जो उस समय मनाही थी, जो लोग क्या नाम से नहीं खाते थे। मदिरा से भी प्रायः परहेज किया जाता था। और ये सारी चीजें थी। इस प्रकार यह वर्धन साम्राज्य भी मैं ही समाप्त कर देता हूँ। इसके जो क्वेश्चन है वह उसको आप देख लीजिएगा। लास्ट के जो वैकल्पिक क्वेश्चन उसे भी आप देख लीजिए, और अपनी परीक्षा की दृष्टि से तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि लॉकडाउन को समाप्त होने के तुरंत बाद ही आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो सत्र है वो लेट चल रहा है। इसलिए आप ये सारी तैयारियां अपने साथ रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कहाँ से बंद करी हम रमेश? है बंद करा हो, है बंद करा, बंद हुई थोड़ी बेल रखे एक बारी। अच्छा, बीच वाली बटन, और एक बाद फिर